नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम हैं प्रेम बाबू सचिन, शिव गोविंद श्रीवास्तव, इन्हें स्पेशल थैंक्स जिन्होंने कमेंट किया। इनके अलावा ज्ञानेंद्र पटेल, SK पांडे, रामवीर सिंह, रामचरित्र तिवारी, प्रेम बाबू शंकर, सुखदेव कुशवाहा, अरुण चौबे, अंशु कश्यप, संजय शुक्ला, वीरेंद्र कुमार, ये भी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। अब एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ विधान परिषद में शिक्षकों के ट्रांसफर और पेंशन मामलों पर चर्चा। रोडवेज वाराणसी की हुई रिकॉर्ड तोड़ कमाई। लखनऊ और वाराणसी में जलापूर्ति व्यवस्था होगी ऑटोमेटिक। जानिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी लीग मैच। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन कोस्ट गार्ड में 300 पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक GD या DB भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 3 मार्च 2025 तक रात 11:30 बजे तक बढ़ा दी है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2025 थी। कुल 300 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 260 पद नाविक के लिए और 40 पद नाविक DB के लिए हैं। उम्मीदवारों के आवेदन के लिए 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 300 रुपये है, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए शुल्क मुफ्त है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, PFT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण शामिल है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। लखनऊ विधान परिषद में शिक्षकों के ट्रांसफर और पेंशन मामलों पर चर्चा। लखनऊ विधान परिषद में 88 शिक्षक ट्रांसफर आवेदन में से केवल 4 पर सवाल उठे। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगले 1 महीने में सभी आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। पेंशन मामलों पर मंत्री ने 1 माह में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा शर्तों और भ्रष्टाचार के मामलों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी अरविंद बब्बल की। ये हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्देशक हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1965 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ था। इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि टीवी शो सरस्वती चंद्र, महाकुंभ, एक रहस्य, एक कहानी, मेरा नाम करेगी रोशन, यहाँ मैं घर घर खेली आदि शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। रोडवेज वाराणसी की हुई रिकॉर्ड तोड़ कमाई। महाकुंभ के 45 दिनों में रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र ने 38.76 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की, जो 1 साल की सामान्य आय से कहीं अधिक है। कुल 29.02 लाख यात्रियों ने सफर किया है। सबसे अधिक आय वाराणसी ग्रामीण डिपो से हुई है, जहां 5.50 लाख यात्रियों ने यात्रा की और 7.41 करोड़ रुपए की आय हुई। महाकुंभ में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड आगमन। महाकुंभ के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया है। 45 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। औसतन रोजाना 6.5 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक वृद्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती और खेत तालाब योजना को सरकार की प्राथमिकता में रखा गया है। इसके लिए 1191 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। गंगा समेत अन्य नदियों के किनारे 5 किलोमीटर दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नदियों में प्रदूषण कम होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। आगरा में आलू किसान परेशान, शोध केंद्र और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी। आगरा में के आलू किसानों को अच्छे उत्पादन के बावजूद उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने आलू अनुसंधान केंद्र और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर केवल कागजी योजनाएं बनाई। शीतगृहों और बीज की समस्या से जूझ रहे किसान सही दाम पाने के लिए परेशान हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। इस अवधि में रिन्यूअल की फीस 400 रुपये होती है, लेकिन अगर 1 महीने के बाद रिन्यू करते हैं तो 1500 रुपये तक का फाइन लग सकता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल तक वैध होता है, फिर इसे 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है और बाद में हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है। रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन आवेदन करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और पेमेंट करें। 1 साल तक रिन्यू ना करने पर लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। रुहेलखंड और तराई में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान हुए परेशान। रुहेलखंड और तराई क्षेत्र में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बदायूं और अन्य क्षेत्रों में ओले गिरने से गेहूं, सरसों समेत अन्य फसलें प्रभावित हुई हैं। किसान फसलों के गिरने और नुकसान की आशंका से चिंतित हैं।
महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 953 वीआईपी ने विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 953 वीआईपी और वीवीआईपी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। इसमें 7 मुख्यमंत्री, 7 राज्यपाल, 190 न्यायमूर्ति, 161 मंत्री और प्रमुख फिल्मी हस्तियां शामिल थी। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी छतर मंजिल की। ये छतर मंजिल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, जिसे छाता पैलेस के नाम से भी जानते हैं। ये इमारत इंडो यूरोपियन नवाबी स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यहाँ एक समय में अवध शासकों की पत्नियां रहा करती थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ये इमारत भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ बना। हिंदी फिल्म जॉली LLB 2 की शूटिंग भी इसी मंजिल में हुई थी। यदि आपको ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक है तो इस इमारत का दीदार करने जरूर आए। लखनऊ और वाराणसी में जलापूर्ति व्यवस्था होगी ऑटोमेटिक। लखनऊ और वाराणसी में जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से प्राइवेट और ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस SCADA सिस्टम के माध्यम से जलापूर्ति की निगरानी की जाएगी, जिसमें ट्यूबवेल, वाल्व और पानी के मीटरों पर चिप सेंसर लगाए जाएंगे। ये सिस्टम पानी के दबाव, खपत और समस्याओं की जानकारी ऑनलाइन प्रदान करेगा, जिससे समस्याओं का समाधान तुरंत हो सकेगा। एंटी करप्शन विभाग को हस्तांतरित भूमि पर अतिक्रमण को हटाया है। प्रवर्तन दल ने तहसील और पुलिस टीम के साथ कार्रवाई कर भूमि पर कब्जा दिलवाया। अब ये एंटी करप्शन विभाग का कार्यालय और आवास बनाए जाएंगे। साथ ही ताजगंज में अवैध बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त किया गया। ताजमहल को रात में खोलने का इंतजार जारी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ताजमहल को रात में खोलने और रोशन करने का वादा किया है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हालांकि केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार इस पर पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन ताज को रात में खोलने की प्रक्रिया अभी तक लंबित है। पर्यटन उद्यमियों का मानना है कि इससे पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्मार्ट मीटर और महिला विजिलेंस टीम अनिवार्य। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने विधानसभा में कहा है कि अब विजिलेंस टीम में महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। साथ ही सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया। उन्होंने आजमगढ़ के 7.99 करोड़ के बिजली बिल त्रुटि मामले को सही कर लिया है और कार्रवाई की चेतावनी दी। कानपुर में प्रस्तावित IT हब से रोजगार और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। कानपुर में IT हब स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस हब से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। IT मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में जल्द ही इस परियोजना की शुरुआत होगी, जिससे क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस विभाग में कई सीनियर अफसरों की तैनाती का इंतजार। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 7 सीनियर अफसरों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनमें DG, IG और DIG रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से कुछ अफसर वेटिंग लिस्ट में हैं, जबकि कुछ अटैच किए गए हैं। इन अफसरों को तैनाती का इंतजार है, लेकिन उन्हें वेतन मिलने में समस्याएं आ रही हैं। हनी सिंह का लखनऊ में धमाकेदार कॉन्सर्ट, फैंस हुए दीवाने। लखनऊ में रैपर हनी सिंह का धमाकेदार कॉन्सर्ट हुआ, जिसमें उनका प्रदर्शन फैंस के दिल को छू गया। कॉन्सर्ट में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रिजॉर्ट हाउसफुल हो गया और सुल्तानपुर हाईवे पर जाम लग गया। हनी सिंह ने अंग्रेजी बीट, ब्लू आइज जैसे हिट गाने गाए और फैंस से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव, बारिश और अंधड़ का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण UP के मौसम में बदलाव आ गया है। कई जगहों पर धूप कम निकली और कई जिलों में तापमान गिरा है। आगामी दिनों में हल्की बारिश, गरज चमक और बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी UP के लिए ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसके बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार और रिटायर्ड IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। उनका नया कार्यकाल 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। ये उनका चौथा सेवा विस्तार है और वे CM योगी के करीबी और सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में से एक है। स्मार्टफोन को ठंडा करने के आसान टिप्स। अगर आपका स्मार्टफोन तवे की तरह गर्म हो रहा है तो उसे चिंता करने की बात नहीं है। इसे मिनटों में ठंडा करने के कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले फ़ोन को कुछ देर के लिए बंद कर दें और उसे ठंडी जगह पर रख दें। बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें और अनावश्यक ऐप्स को बंद कर दें। पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल करें और फ़ोन को चार्ज करते समय उसे इस्तेमाल ना करें। कवर या केस हटा दें, क्योंकि ये गर्मी को रोक सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करें और हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। इन उपायों से आप फ़ोन को जल्दी ठंडा कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी लीग मैच। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 2 लीग मैच बाकी हैं। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा, जो ये तय करेगा कि कौन ग्रुप A में टॉप पर रहेगा। वहीं अफगानिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की दौर में है। भारत को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या अफगानिस्तान से भिड़ने का मौका मिल सकता है।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 2006 में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1982 में बिहार की राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1949 में भारत कोकिला सरोजनी नायडू का निधन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1986 में जयंत तालुकदार का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी रह चुके हैं। आज के ही दिन वर्ष 1924 में हिंदी फिल्म निर्माता व वितरक गुलशन राय का जन्म हुआ था। पति पत्नी के झगड़ों का समाधान परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग। लखनऊ में पति पत्नी के बीच बढ़ते विवादों के मामले में काउंसलिंग में समाधान प्रयास किया जा रहा है। 2024 में 100 से अधिक शिकायतें आई थी, जिनमें पत्नी से विवाद, जान लेने की धमकियां और पारिवारिक तनाव शामिल था। विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से पति पत्नी को एक दूसरे को समझाने और रिश्तों में सुधार की सलाह दी जाती है। संपन्न हुआ संभल में सद्भावना कवि सम्मेलन और मुशायरा। संभल के दुर्गो कॉलोनी स्थित विक्रम पैलेस में सद्भावना कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया था। इसमें देश और प्रसिद्ध कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। हास्य कवियों की प्रस्तुति से भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। मुख्य अतिथि डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया भी थे। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपका उत्तर प्रदेश में सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।